नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार वागरी, फाउंडर ऑफ वागरी ग्रुप, बिजनेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो 2016 में गवर्नमेंट ने जारी की थी। वो गाइडलाइन क्या है, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर उस गाइडलाइन के अंदर क्या क्या बताया गया है और किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। जिससे जब भी आप भी किसी भी व्यक्ति को प्लान बताने जाते हैं तो सामने वाला अगर कोई भी आपसे ऑब्जेक्शन करता है तो आपको ये क्लियर पता होता है कि जो है गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं और इस सामने वाला बंदा क्या हमें बता रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन क्या है और हमें किस तरीके से लीगल तरीके से काम करके चलना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि आने वाली कोई भी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और डायरेक्ट सेलिंग का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन लिखा है। गवर्नमेंट ने इसे जारी किया था 9 सितंबर 2016 को। इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या है और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम कंटिन्यू इस इंडस्ट्री में बने रहें और लीगल तौर से काम करते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं गाइडलाइन। धारा 1 में परिभाषा लिखी हुई है कि गाइडलाइन के पहले क्लोज यानी धारा में डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड जैसी बहुत से शब्दों की परिभाषा दी गई है। गाइडलाइन के उल्लंघन पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कार्रवाई होगी। गाइडलाइन को समझने से पहले इन शब्दों की परिभाषा को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट सेलर होता कौन है। डायरेक्ट सेलर वह होता है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अधिकाधिक रूप से जुड़ता है और कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की बिक्री करता है। डायरेक्ट सेलर को आप कंपनी का प्रतियोगी कह सकते हैं, यानी डायरेक्ट सेलर को आप जो है कंपनी का एसोसिएट कह सकते हैं। नंबर 2, आपको समझने वाली बात यह है कि नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर, यानी डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क क्या है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलर नेटवर्क में बहुत से लोग किसी कंपनी से बतौर डायरेक्ट सेलर अलग अलग लेवल पर जुड़े होते हैं, और कोई व्यक्ति किसी को अपनी कंपनी के बतौर डायरेक्ट सेलर लाता है तो वो दोनों एक नेटवर्क का हिस्सा है। बस नेटवर्क में कोई ऊपर तो कोई नीचे होता है। आपको बताना चाहूँगा, जो डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क होता है, इसमें अप और डाउन में लोग कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और उनके माध्यम से ये पूरा नेटवर्क चलता है। अब आपको समझने वाली बात ये है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना डायरेक्ट सेलिंग के अधीन आता है। यानी डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधा यानी प्रत्यक्ष बिक्री। किसी भी प्रोडक्ट को हम कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं, या फिर उसकी हम मार्केटिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस का यूज करते हैं या सेल करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंटिटी, यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही डायरेक्ट सेलिंग इंटिटी कहते हैं, जो कि पिरामिड स्कीम में न आती हो और पूरी तरह से प्रोडक्ट या सर्विस आधारित हो। यानी आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कंपनी जो पिरामिड स्कीम या पूंजी स्कीम में ना आती हो और प्रोडक्ट और सर्विस पर आधारित हो, उसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंटिटी बोलते हैं। अब आपको समझना होगा कि प्रोडक्ट और सर्विस का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का और सर्विस का मतलब स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट सर्विस बेचने लायक होनी चाहिए जो एक्सपायर ना हो, वही समय और जगह के अनुसार बेची जा सके। प्रोडक्ट और सर्विस पर ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती हैं। प्रोडक्ट और सर्विस की कीमत क्वालिटी अनुसार होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बेचने के लायक नहीं है और आप उसे बेचे जा रहे हैं। बेचने के लायक होनी चाहिए। दूसरी, वो आपकी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट और सर्विस पर ही आधारित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलती हैं और प्रोडक्ट सर्विस की कीमत और क्वालिटी उसकी कीमत क्वालिटी के अनुसार होनी चाहिए। यानी जिसकी प्रोडक्ट की जो कीमत है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मान के चलिए उसकी क्वालिटी ख़राब है, प्रोडक्ट की रेट बहुत हाई है, तो दोस्तों ये गलत है। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ, कूलिंग ऑफ पीरियड। यह समय अवधि है जब डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी से धारा 4 के तहत समझौता करता है और उस दिन तक जब डायरेक्ट सेलर के भी समझौता खत्म होता है।
इस बीच डायरेक्ट सेलर कोई भी आपराधिक मामला किए बिना समझौता खत्म कर सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है। अब पिरामिड स्कीम का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। पिरामिड स्कीम वे होती हैं जो एमएलएम के नाम पर चलती हैं पर वास्तव में एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं होती हैं। पिरामिड स्कीम गैर कानूनी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी मार्केट के अंदर कंपनियाँ ऐसी चल रही होंगी जो कि एमएलएम के रूप में चलती हैं लेकिन वो एमएलएम नहीं है। दूसरी चीज़, पिरामिड स्कीम गैर कानूनी है यानी ये इलीगल है। तो दोस्तों इन पॉइंटों का आपने मतलब समझ लिया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पिरामिड स्कीम में और लोगों को जोड़ने पर निश्चित राशि देने का नियम होता है। पिरामिड स्कीम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के तहत प्रोडक्ट सर्विस आधारित नहीं होती है। उनका प्रोडक्ट सर्विस सिर्फ दिखाने के लिए होता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी मार्केट में चल रही हैं जिसका प्रोडक्ट का कोई यूज ही नहीं है लेकिन फिर भी वो सेल किए जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको बच के रहना है। अब यहाँ हम समझते हैं कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता वो होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को इस्तेमाल करता है। उपभोक्ता को कंपनी से डायरेक्ट सेलर जोड़ता है और कोई भी उपभोक्ता डायरेक्ट सेलर बन सकता है। यानी कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है और कंपनी से डायरेक्ट सेलर जुड़ता है और कोई भी उपभोक्ता डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसा कि गाइडलाइन के अनुसार बता रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन अनुसार अगर किसी कंपनी में ये गुण नहीं होते हैं तो यह एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के अधीन न आकर पिरामिड स्कीम कही जाएगी। यहाँ पे बताना चाहूँगा कंपनी इस पॉइंट के माध्यम से ये क्लियर करना चाहती है कि अगर जो नीचे ये पॉइंट दिए हो, अगर ये पॉइंट आपको कंपनी के अंदर मिलते हैं तो वो एमएलएम है। अगर ये पॉइंट कंपनी के अंदर आपको नज़र नहीं आते तो वो आपका जो है पिरामिड स्कीम है यानी इलीगल काम है। क्या पॉइंट है ध्यान से देखिए आप। पॉइंट नंबर ए की मैं बात करूं तो कंपनी में पहले से निश्चित नहीं होना चाहिए कि इतने लोगों को ज्वाइन करवाने पर इतना पैसा दिया जाएगा। यानी बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि ज्वाइनिंग अमाउंट्स में से कुछ अमाउंट निकाल के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी पहले से ही बताती है तो वो पिरामिड स्कीम है, क्योंकि रेफरल इनकम नीचे जुड़ने वाले लोगों की बिक्री पर निर्भर करती है। उसके अनुसार कुछ प्रतिशत मुनाफा तय होता है, इसलिए पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि नया डायरेक्ट सेलर कितनी बिक्री करेगा। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि कोई भी कंपनी आपसे अगर ये कहती है इतने लोगों को जोड़ने पर इतना पैसा आएगा, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा आता है वो आपके डाउन में जितने भी लोग शॉपिंग करते हैं या रिपर्चेज करते हैं तो उसके टर्नओवर से आना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट नंबर ए का मतलब ये है। पॉइंट नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से निश्चित रूप से प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री की उम्मीद नहीं कर सकती है। यह डायरेक्ट सेलर पर निर्भर करता है कि वह कितनी बिक्री कर सकता है, इसलिए कंपनी मात्रा और राशि अनुसार निश्चित बिक्री हर डायरेक्ट सेलर के लिए तय नहीं कर सकती। दोस्तों इसका मतलब बताना चाहूँगा, यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कंपनी आप पे ये दबाव नहीं डाल सकती कि आपको इतना जो है सामान परचेज करना होगा, हम आपको इतना पैसा देंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है, कहने का मतलब कोई भी कंपनी आपसे बल्क बाइंग नहीं करा सकती है। इस पॉइंट में स्पष्ट कहा गया है आपको जितनी नीड है आप उतना परचेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की फीस किसी भी नाम से नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलर को कंपनी से सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस लेने के पैसे देने होते हैं। कंपनी एंट्री फीस लेती है तो वह गैर कानूनी है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी कंपनियों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि ज्वाइनिंग अमाउंट लेती हैं, यानी उनका जो फीस होता है अलग से 1000 रुपये 500 रुपये ज्वाइनिंग अमाउंट लेती है, लेकिन उसके बदले उन्हें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। ऐसा अगर कोई भी कंपनी आपसे कहती है कि पहले तो आप इतना रुपए दीजिए, ये हमारी फ़ीस है, उसके बाद आप अपनी आईडी लगाएंगे तब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये चीज़ गलत है। आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इस पॉइंट नंबर सी का मतलब ये होता है। पॉइंट नंबर अगर डी की बात करूं तो कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को समय अवधि देती है जिससे वह कभी भी कंपनी छोड़ सकता है और किसी भी तरह का रिफंड बकाया नहीं रहेगा, उसका रिफंड बकाया नहीं रहेगा। कहने का मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी भी कंपनी को कभी भी छोड़ सकता है और किसी भी तरह का रिफंड उसका बकाया नहीं रहेगा।
बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी छोड़ देता है तो वो उसकी पेमेंट को होल्ड कर देती हैं, यानी पेमेंट को रोक देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ऐसा कोई भी कंपनी आपके साथ करती है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर ए की बात करूं तो डायरेक्ट सेलर के कहने पर कंपनी को प्रोडक्ट सर्विस को वापस लेना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट सर्विस बेचने योग्य रहती है। यानी आपको बताना चाहूँगा कि इस पॉइंट के माध्यम से ये क्लियर कहा गया है कि अगर डायरेक्ट सेलर किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे उसने शॉपिंग किया, अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या फिर उसने सेल नहीं कर पाया, तो एक टाइम क्राइटेरिया होता है कंपनी के अंदर, उतने दिन के अंदर वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को रिफंड कर सकता है। पॉइंट नंबर अगर मैं एफ की बात करूं तो वही वहीं कंपनी को डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ता से आने वाली शिकायतों और समस्याओं का सुझाव जल्द से जल्द करना होगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंपनी के अंदर, कोई भी आपका अगर सुझाव है तो आप कंपनी को दे सकते हैं। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन शिकायतों और समस्याओं का सुझाव जल्द से जल्द उसे करना होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर हो रहा है, रिम्यूनरेशन सिस्टम। ये क्या होता है समझते हैं इस चीज़ को, कि कंपनी को पहले ही अपने डायरेक्ट सेलर के साथ इनकम प्लान और किस प्रकार कमीशन मिलेगा ये बताना होगा। कंपनी को पहले ही किस तरह और कितना पे आउट, इस पर पूरी जानकारी देनी होगी। इस पॉइंट का दोस्तों मतलब बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं, तो कंपनी को पहले ये बताना होगा कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है और इसमें हम पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी लोगों को हम पैसा किस तरीके से बांटते हैं। कहने का मतलब है कंपनी के प्लान का कैलकुलेशन कंपनी को बताना होगा। तो इस पॉइंट का आपको ये मतलब, अगर कोई भी कंपनी ये कहती है भैया इतने पैसे लगाओ, इतने पैसे ले जाओ, कैलकुलेशन नहीं बता रही है कोई कंपनी कि अगर ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कैसे बट रहा है ये पैसा, अगर ये कोई कंपनी नहीं बताती है तो आप उस पर ये कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर सबसे पहले हमें ये बताइए ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। ठीक है, तो रिम्यूनरेशन सिस्टम का मतलब ये होता है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए। पॉइंट ए में क्या बताया गया है कि कंपनी पहले से निश्चित नहीं कर सकती कि इतने लोगों को जोड़ने पर इतना पैसा मिलेगा। ऐसा करने वाली कंपनियां पिरामिड स्कीम हैं। आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ये कहती है कि 500 रुपये की ज्वाइनिंग लगाओ, इसमें से 1000 रुपये की ज्वाइनिंग लगाओ, 10,000 की ज्वाइनिंग लगाओ, इसमें से आपको इतना पैसा आएगा। तो ये इलीगल है, कोई भी कंपनी इस तरीके से नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर बी की बात करूं कि डायरेक्ट सेलर की प्राथमिकता कमाई यानी प्राइमरी इनकम उसके और उसके नेटवर्क द्वारा किए जाने वाली प्रोडक्ट और सर्विस की बिक्री पर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जो भी डायरेक्ट सेलर है उसकी इनकम जो बननी चाहिए वो उसकी प्राइमरी इनकम उसकी क्या नाम प्रोडक्ट की सर्विस और बिक्री पे डिपेंड होना चाहिए। जिस हिसाब से उसका टर्नओवर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी इनकम बनेगी। पॉइंट नंबर सी की बात करूं तो स्पष्ट कहा गया है कि कंपनी को डायरेक्ट सेलर को कितना कमीशन किस प्रोडक्ट की बिक्री पर मिलेगा पूरा प्लान पहले ही बताना होगा। यानी कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को पहले ही बताना होगा कि आप इतना प्रोडक्ट सेल करते हैं या इतना आप खरीदारी करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट पे इतना पैसा आएगा। यानी जो आप शॉपिंग करेंगे या रिपर्चेज करेंगे उस पर कंपनी को बताना होगा कि इतना करने पे आपको कितना कमीशन आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ धारा नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की स्थापना के लिए शर्त है। ये क्या होनी चाहिए, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उस कंपनी के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं वो हम यहाँ ध्यान से देख लेते हैं। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के शुरू होने के 90 दिनों में इन शर्तों और प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यानी यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसे 90 दिनों यानी 3 महीनों के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा। किन शर्तों को पूरा करना होगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है। मैं एक एक करके बात करना चाहूँगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी को सबसे पहले भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना होगा। यानी कोई भी कंपनी अगर डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होती है तो उसे 90 दिनों के अंदर भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर उसे होना होगा। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करूं तो कंपनी को अपने लीडर और डायरेक्ट सेलर के लिए एक मीटिंग करनी होगी जिसमें उसे कंपनी की सारी जानकारी बिजनेस प्लान के साथ सटीक ढंग से समझानी होगी जिससे भी डायरेक्ट सेलर नए डायरेक्ट सेलर को समझा सके। पॉइंट नंबर 2 का मतलब यह है कि कंपनी के अंदर
एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें उसे कंपनी की सारी जानकारी और बिजनेस प्लान सटीक ढंग से समझाया जाना चाहिए, जिससे वो नए लोगों को जो है प्लान और इनकम के बारे में बता सके और समझा सके। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के सारे अधिकार और कर्तव्य बताने होंगे। यानी जो भी कंपनी है वो अपने डायरेक्ट सेलर को उनके अधिकार और कर्तव्य बताने होंगे। पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करूं तो कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर की सारी बकाया राशि को चुकाना होगा। यानी अगर किसी का भी अमाउंट ड्यू रहता है तो कंपनी को उसका सारा पैसा बकाया चुकाना होगा। पॉइंट नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, कंपनी को डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट या सर्विस न बिकने पर रिफंड प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी, जिससे कंपनी वापस प्रोडक्ट लेगी और पैसा देगी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के 30 दिन तक ही मुमकिन है। यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है कंपनी से लेकिन आपने उसे या तो सेल नहीं कर पाया या फिर आपने उसे यूज नहीं किया या फिर आपको वो अच्छा नहीं लगा, तो उसका रिफंड आप कंपनी में 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की, तो कंपनी को डायरेक्ट सेलर को एक कूलिंग ऑफ समय बताना होगा जब डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट सर्विस वापस देना चाहता हो और प्रोडक्ट कूलिंग ऑफ अवधि में खरीदा गया हो। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रिफंड करना चाहते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, टाइम होता है कूलिंग ऑफ समय में, तो उसी के अंदर आपको जो है रिफंड हो सकता है। यानी 30 दिन के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को रिफंड कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो 30 दिन के बाद वो रिफंड नहीं होगा। अब मैं आगे बात करता हूँ पॉइंट नंबर 7, कंपनी के प्रबंधक और अध्यक्ष पदों पर मौजूद लोगों में किसी पर भी दंडनीय अपराध का मामला पिछले 5 साल तक किसी भी कोर्ट में न रहा हो। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, जो न्यू लोग होते हैं जो कंपनी को ज्वाइन करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है, यानी जो मैनेजमेंट है, जो उसका एमडी है, सीएमडी है, ठीक है, जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर कोर्ट में पिछले 5 साल में कोई भी मुकदमा या कोई भी केस नहीं चला हो, उसके ऊपर ना चलता हो, ये चीज़ आपको देखनी होगी। अगर उसके ऊपर ऐसा कुछ चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 8 की बात करूं, कंपनी का अपना राज्य में क्षेत्राधिकारी कार्यालय होना जरूरी है जहां से सभी प्रोडक्ट सर्विस का लेन देन व समस्याओं का निवारण हो। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर रनिंग मोड में है तो उसका 90 दिनों के अंदर उसका ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत ही ज़रूरी है जहाँ से वो प्रोडक्ट सर्विस का लेन देन और समस्याओं का निवारण करता हो। अब मैं चलता हूँ धारा नंबर 3, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, नंबर 1, कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रोडक्ट सर्विस के पहचान की जिम्मेदारी मालिक या ट्रेडमार्क चिन्ह, सेवा चिन्ह या अन्य पहचान चिन्ह की लाइसेंस धारक की होगी। यानी कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस है तो उसके ऊपर ये पॉइंट होने चाहिए, या तो जिम्मेदार मालिक या फिर ट्रेडमार्क चिन्ह होना चाहिए या सेवा चिन्ह होना चाहिए या अन्य पहचान चिन्ह के लाइसेंस अधिकारी की होनी चाहिए। उस पर एक मार्क होना चाहिए जो भी आपके पास लाइसेंस हो उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करूं तो कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के लिए पहचान पत्र जारी करना होगा। कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के लिए एक पहचान पत्र जारी करना होगा। अगर मैं बात करूं तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के लिए एक आईडी कार्ड भी बनाना होगा, यानी आईडी कार्ड भी उसे देना होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं कि कंपनी को स्वयं या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस, संपर्क सूत्र, कीमत, इनकम प्लान, डायरेक्ट सेलर की पूरी जानकारी रखनी होगी। आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी, संपर्क सूत्र, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद इनकम प्लान या डायरेक्ट सेलर की पूरी जानकारी रखनी होगी बाई वेबसाइट। यानी कोई भी कंपनी अगर चले तो उसका वेबसाइट पे सारा डेटा मेंशन ये होना चाहिए, ऑनलाइन दिखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ पॉइंट ए की, कंपनी को समय समय पे अपने डायरेक्ट सेलर की जानकारी अपडेट करनी होगी और संभालनी होगी। पॉइंट नंबर बी की बात करूँ तो डायरेक्ट सेलर की जानकारी में सत्यापित
पता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पैन कार्ड की जानकारी शामिल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो कंपनी की खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर, प्रबंधक, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्टिफिकेट, कीमत, इनकम प्लान, कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए। इस वेबसाइट के सहारे ही 45 दिन में डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ता की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये कंपनी के पास होना चाहिए। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, तो कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को कमीशन, बिक्री बोनस, खरीदी समेत व्यापार की जानकारी समय समय पे देनी होगी। यानी कंपनी की इनकम के बारे में आपको अपडेट डिस्ट्रीब्यूटर को देना होगा। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की, तो कंपनी को डायरेक्ट सेलर पर मासिक निगरानी रखनी होगी जिसमें कितने खरीदारी हुई इस पर नज़र रखी जाएगी। अगर खरीदारी की राशि बेट सीमा से ज़्यादा होगी तो डायरेक्ट सेलर को बेट भुगतान के लिए सूचित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए यहाँ पे बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो गलत और अधूरी जानकारी और लालच देकर कंपनी में डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती है। यानी कोई भी कंपनी गलत या अधूरी जानकारी या लालच देके किसी भी डायरेक्ट सेलर को वो कंपनी में नहीं ला सकती है। उसके बाद पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी डायरेक्ट सेलर से ऐसे वादे नहीं कर सकती है जिनके पूरा होने की 100% उम्मीद ना हो। यानी कि कंपनी झूठे सपने दिखाकर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकती है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी आपको जो है झूठे सपने दिखा के नहीं ला सकती है। कोई कंपनी ये आपके साथ अगर कमिटमेंट करती है जिसे वो 100% पूरा नहीं कर सकती है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। कोई भी कंपनी अगर आपसे कोई भी कमिटमेंट कर रही है तो उसे पूरा करना ही होगा, अन्यथा वो कमिटमेंट पूरा ना करे जो वो कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है। पॉइंट नंबर सी की मैं बात करूं तो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाई को गलत तरीके से और बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह सकती है। दोस्तों बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी है अगर उसकी सर्विस, अगर उसके प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है तो उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कह सकती है। कोई भी कंपनी को ये अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर डी की मैं बात करूं तो कंपनी इनकम प्लान और प्रोडक्ट सर्विस का भ्रमित बखान नहीं कर सकती है। यानी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में ऐसी जानकारी नहीं दे सकती जिससे लोग गुमराह हों, जिससे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो। तो ऐसा कोई भी वो कमिटमेंट नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर ई की बात करूं तो कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को कभी गलत तरीके से और भ्रमित करके कंपनी को दर्शाने का अधिकार नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर एफ की बात करूं तो धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अंतरसंगत या गैर कानूनी तरीके से कंपनी और डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री और नए डायरेक्ट सेलर नहीं लेके आ सकती है। यानी कोई भी कंपनी अगर आपको अपनी कंपनी, जो भी कंपनी है, अगर आपको अपने कंपनी के अंदर लेके आना चाहती है तो धोखाधड़ी के साथ कोई भी कंपनी आपको नहीं लेके आ सकती। अगर ऐसा कोई कंपनी करती है तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर जी की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलर से कोई लाभ उपलब्ध करवाने, एंट्री फीस, नवीकरण फीस या फिर डायरेक्ट सेल के लिए उपकरण लाने के नाम पर कंपनी पैसा नहीं ले सकती है। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस की खरीदारी पर ही अपने डायरेक्ट सेलर से पैसा ले सकती है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉइंट नंबर एच की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलर को कंपनी और कंपनी में किसी को जोड़ने पर पैसा नहीं दे सकती है। कंपनी पैसा नए डायरेक्ट सेलर द्वारा की गई प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री पर ही कुछ परसेंट दे सकती है। पॉइंट नंबर आई की बात करूं तो कंपनी मासिक रूप से अंशदान या नवीकरण फीस नहीं ले सकती। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि रिन्यूअल चार्ज होता है, तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको रिन्यूअल चार्ज महीने या साल के हिसाब से नहीं ले सकती है। ये कंपनी का अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 8 की बात करूं, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट सेलर द्वारा बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रणाली की जिम्मेदार होगी, चाहे उस व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जोड़ा गया हो। अब मैं चलता हूं धारा नंबर 4, डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच डायरेक्ट सेलिंग पर समझौता। ये क्या है समझते हैं वन बाय वन करके। पॉइंट नंबर 1, हर कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक समझौता करना होगा।
क्या करना होगा, पॉइंट ए में स्पष्ट बताया गया है। इस समझौते को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलर और कंपनी के अधिकार और दायित्व इन दिशा निर्देश के अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी अधिकार और दायित्व भी शामिल होंगे। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करूं, यह समझौता लिखित में होगा जिसमें भागीदारी की मुख्य परिभाषा को बताया गया हो। पॉइंट 2 में एक की बात करूं तो कंपनी डायरेक्ट सेलर को निश्चित इकाई में प्रोडक्ट या सर्विस को निश्चित समय सीमा में खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। पॉइंट नंबर बी की बात करूं तो कंपनी डायरेक्ट सेलर को समय सीमा देगी जिससे वह खरीदा हुआ प्रोडक्ट या सर्विस को वापस देकर अपना पैसा रिफंड ले सकता है। पॉइंट सी की बात करूं तो कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को नोटिस के साथ समझौता संपादित करेगी जब डायरेक्ट सेलर जुड़ने के बाद 2 साल तक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री नहीं करता है। पॉइंट नंबर डी की बात करूं तो कंपनी के पास पूरी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें डायरेक्ट सेलर द्वारा खरीदे प्रोडक्ट की बिक्री न होने पर डायरेक्ट सेलर उस प्रोडक्ट को कंपनी को वापस दे सके अगर प्रोडक्ट बेचने योग्य रहता है तो। कहने का मतलब ये कंपनी की कुछ पॉइंट हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने होंगे। अब मैं चलता हूं धारा नंबर 5, डायरेक्ट सेलर के कर्तव्य क्या होते हैं। ये बात है हमारे और आपके लिए, जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में जुड़े हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या क्या है समझते हैं 1 बाय 1 करके। नंबर 1, डायरेक्ट सेलर बिक्री के समय अपना पहचान पत्र साथ लेकर जाए। वही डायरेक्ट सेलर को बिना नियुक्ति या अनुमति के उपभोक्ता के परिषद में नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हैं या फिर कुछ भी बताने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। वहीं डायरेक्ट सेलर को बिना नियुक्ति या अनुमति के, कहने का मतलब ये, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं तो आपके पास वो परमिशन होनी चाहिए उसकी वहाँ आने और जाने की। अगर सामने वाले ने आपको परमिशन दी नहीं है तो बिना बताए किसी के यहाँ आप नहीं जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करूँ तो डायरेक्ट सेलर को बिक्री से पहले अपने उपभोक्ता से अनुरोध किए बिना ही खुद की पहचान, कंपनी की पहचान, प्रोडक्ट सर्विस की जानकारी सत्यता और स्पष्ट रूप से देनी होगी। बताना चाहूँगा कि जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं उन्हें बिक्री से पहले अपने कंज्यूमर यानी जो कस्टमर है उनको उनके अनुरोध किए बिना ही सारी जानकारी हमें उन लोगों को बतानी होगी। जिन भी व्यक्ति को हम प्लान दिखाने जाते हैं, जिनको भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो भी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं तो हमें कंपनी की जानकारी उन्हें सबसे पहले देनी होगी। पॉइंट नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो डायरेक्ट सेलर को उपभोक्ता को यानी डिस्ट्रीब्यूटर को कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस मूल्य, भुगतान, वापसी, गारंटी की शर्तें, बिक्री के बाद की सेवाओं को स्पष्ट रूप से बताना होगा। यानी आप अगर किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसे जो है प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसके रेट के बारे में और भुगतान के बारे में और रिफंड के बारे में, गारंटी की क्या शर्तें हैं, बिक्री की सेवाओं को स्पष्ट रूप से बताना होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली बतानी होंगी सामने वाले को, कितने दिन में आपका प्रोडक्ट रिफंड हो जाएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, वो सारी जानकारी आपको बतानी होगी सामने वाले कस्टमर को। पॉइंट नंबर 4 की बात करूँ तो बिक्री के समय उपभोक्ता को निम्न जानकारी दें। यानी जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी चीज़ें बताने जा रहे हैं तो उन्हें इन पॉइंटों के बारे में सबसे पहले बता दें। नंबर 1 की बात करूँ तो डायरेक्ट सेलर को अपना नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेलीफोन नंबर और कंपनी की जानकारी ये सबसे पहले बतानी हो कि मेरा नाम विनय कुमार वागरी है और मेरा पता यानी मेरा एड्रेस ये है, मेरा आईडी नंबर ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है और कंपनी की जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी होंगी सामने वाले व्यक्ति को। पॉइंट अगर बी की बात करूँ तो कस्टमर को दिए जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस की सारी जानकारी देनी होगी। पॉइंट नंबर सी की बात करूँ तो लेन देन से पहले कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की रिफंड पॉलिसी क्या है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी देनी होगी। पॉइंट नंबर डी की बात करूँ, ऑर्डर की तारीख और कस्टमर द्वारा दी गई कुल राशि, बिल और रसीद सहित। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति को अगर आप बताने जा रहे हैं तो उसे ये भी आप बताएं कि ऑर्डर की तारीख क्या है, उपभोक्ता द्वारा की गई कुल राशि क्या है यानी बिल या रसीद। जब भी कोई भी कस्टमर शॉपिंग करता है तो उसे एक बिल मिलता है, उसमें ये पॉइंट डी पूरा क्लियर हो जाता है, उस बिल में सारा कुछ लिखा होता है। तो उसे आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको पक्का बिल मिलता है यानी जिसपे जीएसटी नंबर भी मेंशन होता है।
पॉइंट अगर ई की बात करूं तो समय और जगह जहां प्रोडक्ट सर्विस का विवरण किया गया हो और डिलीवरी किया गया हो। कहने का मतलब ये समय और जगह आपको बतानी होगी जहाँ से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और जहाँ से डिलीवरी होता है। तो सामने वाले जो भी कस्टमर है या जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसे बताना होगा कि हमारा ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ से हमारी सारी सर्विसेज चलती हैं। अब मैं पॉइंट नंबर एफ की बात करूँ, प्रोडक्ट या सर्विस को रद्द करने का अधिकार और अगर प्रोडक्ट बेचने योग्य हो तो रिफंड प्रक्रिया की जानकारी, ये भी आपको जो है सामने वाले को देना होगा। पॉइंट नंबर जी की बात करूं तो समस्या का निवारण करने की प्रक्रिया की भी जानकारी आपको देना होगा सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि सर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर ये है, यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हो और अपनी समस्या का निवारण भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो डायरेक्ट सेलर के पास खुद का लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें प्रोडक्ट कीमत, टैक्स और मात्रा में प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर द्वारा बेचा गया हो जो नियम के अधीन हो। कहने का मतलब ये है ये सारा रिकॉर्ड आपके पास आपके बिल में होना जरूरी है, इसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो डायरेक्ट सेलर यह नहीं कर सकता। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो है डायरेक्ट सेलर, ये तो मैंने अभी बताया था कि डायरेक्ट सेलर को करना क्या होगा। अब मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 6 में कि डायरेक्ट सेलर यह नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है बताना चाहूँगा, ध्यान से कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। पॉइंट नंबर ए है कि गलत, अधूरी और कन्फ्यूजन कर व्यापार करना, यानी गलत, अधूरी और भ्रमित कर व्यापार करना। कहने का मतलब ये सामने वाले को कन्फ्यूजन में रख के बिजनेस करना, यानी गलत जानकारी दे के बिजनेस करना, ये गलत है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करना होगा। पॉइंट नंबर अगर मैं बी की बात करूं, भ्रमित और गलत जानकारी से आकर्षित कर लोगों को अपने नेटवर्क में लाना। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो किसी को भी लालच दे के या गलत जानकारी बता के आप उसे नेटवर्क में लाते हैं तो ये 100% गलत है। आपके ऊपर वो व्यक्ति कार्रवाई कर सकता है। जो जेन्युइन चीज़ है वो सामने वाले को आप बता सकते हैं। पॉइंट नंबर सी की बात करूं कि उपभोक्ताओं से ऐसे वादे करना जो 100% पूरे ना हो, उन्हें झूठे सपने दिखाकर बहकाना। कहने का मतलब ये बहुत सारे लोग कमिटमेंट कर देते हैं कि आप हमारे यहाँ ये इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, लेकिन उनको कैलकुलेशन कुछ नहीं पता ये होगा कैसे, जो पॉसिबल ही नहीं है। बस उन्हें जोड़ने के लिए झूठा वादा किया जाता है और लोगों को लेके आया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। किसी भी डायरेक्ट सेलर को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी सामने वाले व्यक्ति को गलत तरीके से अपने नेटवर्क में जोड़े। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। पॉइंट नंबर अगर मैं डी की बात करूं, अपने उपभोक्ता को डायरेक्ट सेलिंग की झूठी और कपटपूर्ण तरीके से अच्छाई बताना, यानी जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसे गलत तरीके से आप कोई भी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के समय जानबूझकर डायरेक्ट सेलर और कंपनी द्वारा गलत और कन्फ्यूजन प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री करना। डायरेक्ट सेलिंग के समय जानबूझकर, यानी जब भी कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल करता है और झूठ बता के सामने वाले को देता है कि नहीं इससे आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, लेकिन जेन्युइन उससे प्रॉब्लम वो सही होगी नहीं। वो सिर्फ अपना पीवी बीवी या अपना जो भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए झूठा अगर ऐसा करता है और उस बेच देता है, लेकिन उससे उसको रिजल्ट नहीं आता, तो दोस्तों ये 100% गलत है। किसी को भी आप इस तरीके से प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर एफ की अगर मैं बात करूं तो अपने नीचे जुड़ने वाले डायरेक्ट सेलर को जबरदस्ती ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर करना। कहने का मतलब ये है आपके पास ये अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाले को बल्क बाइंग करा दें। यानी आपसे अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर ये बोलता है कि महीने में 5,000 10,000 की आप शॉपिंग करिए, आपको करना ही होगा, तो दोस्तों ये प्रेशर कोई भी कंपनी आपके ऊपर नहीं बना सकती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर में जितना यूज होता है आप उतना परचेज करें, जितनी आपकी नीड है बस उतना परचेज करें। अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है खरीदारी के लिए तो आप उस पर जो है कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई आप कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलर आपको नहीं कह सकता, अगर कोई कहता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर जी की बात करूं तो डायरेक्ट सेलर द्वारा सूची पत्र
देना जो कि कंपनी द्वारा जारी किया गया ना हो, यानी डायरेक्ट सेलर द्वारा सूची पत्र देना जो कि कंपनी द्वारा नहीं दिया गया हो। तो दोस्तों ये भी आपको नहीं करना है। पॉइंट नंबर एच की बात करूं, उपभोक्ताओं को डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी ट्रेनिंग सामग्री या बिक्री हेतु उपकरण को खरीदने के लिए बाधित करना। आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहता है कि भाई ये ट्रेनिंग का इतना सामान है, आपको खरीदना ही खरीदना होगा हर हालत में, ऐसा कोई दोस्तों आप पे प्रेशर नहीं बना सकता है। अगर आप ट्रेंड होना चाहते हैं वाकई, अगर आप अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से, आप अपने बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़िया तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सामग्री ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई भी आपको इसके लिए प्रेशर नहीं कर सकता है। तो यहाँ बताना चाहूँगा जो भी डायरेक्ट सेलर है, किसी पे आप प्रेशर ना करें कि नहीं आपको ये खरीदना ही खरीदना है। उसे बिजनेस करना होगा तो वो खरीदेगा, नहीं करना है तो नहीं खरीदेगा, स्पष्ट बात ये है। ठीक है, तो कोई किसी पे प्रेशर नहीं बना सकता है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। धारा नंबर 6, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में क्या जो है रिलेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं बात करता हूँ पॉइंट 1 की। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच के रिलेशन को लिखित समझौते से निर्धारित किया जाएगा। इसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच बिजनेस चलाने के लिए दिशा निर्देश बताए गए, जिसमें अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं। पॉइंट नंबर अगर मैं 1/2 की बात करूं तो अन्य सभी अधिकार और कर्तव्य लिखित समझौते के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो डायरेक्ट सेलर द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सर्विस पर आने वाली शिकायत की उत्तरादित्व कंपनी होगी, यानी उत्तरदायित्व कंपनी होगी। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो यह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जिम्मेदारी है कि किस तरह उसकी डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। कंपनी को ये देखना चाहिए कि उसके डायरेक्ट सेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, तो ये कंपनी को देखना होगा। धारा नंबर 7 की अगर बात करूं तो कंज्यूमर के संरक्षण हेतु आवरण, यानी इसका मतलब ये है कि जो आपके कंज्यूमर हैं, जो कंपनी से परचेजिंग करते हैं, जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक सिक्योरिटी की तरह ये काम करता है। और ये क्या है, 1 बाय 1 करके मैं बात करता हूँ। डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही उपभोक्ता द्वारा दी गई निजी जानकारी के संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट सेलर होता है और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है, उसकी अगर कोई भी जानकारी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल कुछ भी है, तो उसकी सिक्योरिटी यानी उसकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलर की भी होगी और कंपनी की भी होगी कि उसकी जानकारी और कहीं लीक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन ही डायरेक्ट सेलर और कंपनी को मार्गदर्शित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, कंपनी के पास फोन, ईमेल, वेबसाइट, पोस्ट, व्यक्तिगत रूप से आने वाली शिकायतों की शिकायत संख्या होनी चाहिए, जिससे समाधान होने की जानकारी पता चलती रहे। पॉइंट नंबर 4 की बात करूं तो सभी समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के पास संस्था होनी चाहिए जो इनका निवारण करे। कहने का मतलब किसी की भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी के पास कस्टमर केयर सर्विस होना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। पॉइंट नंबर 4 के पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो शिकायत निवारण समिति में कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए। कहने का मतलब है जो कस्टमर केयर हैं उसमें आपके कंपनी के अंदर 3 अधिकारी होने चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति वीक ऑफ पे जाता है तो दूसरा काम करे, दूसरा वीक ऑफ पे जाता है तो तीसरा भी चल सके, या फिर काम ज़्यादा आए तो जो है 3 लोग संभाल सकें। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति होगा तो जो है इतना कॉल आता है प्रॉब्लम का तो एक व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाएगा, तो कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए कंपनी के पास। पॉइंट नंबर बी की बात करूं, यह समिति ही समस्याओं को निवारण करेगी और कोई भी कार्यवाही लेने पर शिकायतकर्ता को सूचना देगी। पॉइंट नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो आम जनता कंपनी के किसी भी डायरेक्ट सेलर, कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकती है।
कहने का मतलब ये, अगर कोई भी कंपनी गलत करती है, कोई भी डायरेक्ट सेलर अगर कुछ भी गलत करता है, तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, इसमें कोई संकोच नहीं है। पॉइंट नंबर डी की बात करूं, ऐसी सभी शिकायतों का समाधान कंपनी खुद करेगी। यानी अगर किसी ने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की कंप्लेंट की है या कोई भी दिक्कत हुई है, तो इसका निवारण कंपनी खुद करेगी। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, कंपनी उपभोक्ता को खरीद कर निम्न जानकारी जरूर दे। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को अपने उपभोक्ता को ये निम्न जानकारी देना जरूर है, जो कि जरूरी है, जो कि खरीदी पे है। क्या है, एक एक करके मैं बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ, खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप शॉपिंग करते हैं या रिपर्चेज करते हैं, तो किस कंपनी से किया उस कंपनी का नाम आपके बिल में होना चाहिए, और किसने परचेज किया है उस व्यक्ति का भी नाम उस बिल में शामिल होना चाहिए। पॉइंट नंबर अगर मैं बी की बात करूं, तो प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी की तारीख भी आपके बिल पे मेंशन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सी की बात करूं, तो प्रोडक्ट और सर्विस को वापसी करने की प्रक्रिया भी उस पर मेंशन होनी चाहिए, कितने दिनों में आप रिफंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर डी की बात करूं, त्रुटि के मामले में प्रोडक्ट को बदलने या वापसी की गारंटी भी होनी चाहिए। वही कोई भी डायरेक्ट सेलर ऐसा दावा नहीं करेगा जो कंपनी निभा नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी ने कमिटमेंट नहीं किया है, अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर उस कमिटमेंट को पब्लिक के सामने रखता है, तो ये 100% गलत है। डायरेक्ट सेलर से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी वादा अपने डाउनलाइन से न करें जिसे कंपनी पूरा नहीं करे या जो कंपनी ने कमिटमेंट न किया हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की बात करूं, कोई डायरेक्ट सेलर अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री करता है, तो उसे पहले लिखित में कंपनी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं किसी कंपनी से जुड़ा हूं, अगर उस प्रोडक्ट को मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहां से अगर मैं सेल करता हूं, तो सेल करने से पहले हमें रिटर्न में कंपनी से ये लिखवाना होगा कि हम इसे ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, आप हमें परमिट करिए। तो इस तरीके से आपको रिटर्न में कंपनी से लिखवाना होगा, तभी आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं धारा नंबर 8, यानी पिरामिड स्कीम और पूंजी स्कीम पर रोक। दोस्तों बताना चाहूँगा, कई सारी कंपनियां मार्केट में गलत होती हैं, इलीगल होती हैं और कई सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। तो उसके लिए भी धारा नंबर 8 में बताया गया है, जिसे हम पिरामिड स्कीम या पोंजी स्कीम के नाम से जानते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए धारा नंबर 8 में बताया गया है। इसमें कहा गया है पॉइंट नंबर 1 में कि कोई भी व्यक्ति धारा 1 के खंड 11 में बताई परिभाषा जैसी पिरामिड स्कीम का समर्थन नहीं करेगा और किसी और व्यक्ति को पिरामिड स्कीम से जुड़ने को प्रेरित नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर चिटफंड कंपनी है या कोई भी पिरामिड स्कीम है या कोई पूंजी स्कीम है, तो कोई भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि सामने वाले को उस कंपनी में जोड़े। उसे ये अथॉरिटी नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के अवसर पर किसी भी मनी सर्कुलेशन स्कीम में हिस्सा नहीं लेगा। बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने ये रूल इसलिए लेके आई थे, जो ये मनी सर्कुलेशन एक्ट होता है उसके माध्यम से उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे भी 100% दंडित किया जाएगा। मनी सर्कुलेशन कोई भी व्यक्ति न कर सकता है, न किसी को उसमें जोड़ सकता है। धारा नंबर अगर मैं 9 की बात करूं, तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति, यानी पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि उपभोक्ता और कंपनी के बीच मामले की निगरानी या जांच उस राज्य उपभोक्ता विभाग करेगी। कहने का मतलब है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में जो भी प्रक्रिया चल रही है उसकी जांच या निगरानी उस राज्य उपभोक्ता विभाग करेगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, तो राज्य सरकार स्वयं तंत्र बनाएगी जो कंपनी और डायरेक्ट सेलर द्वारा दिशा निर्देश का पालन की निगरानी रखेगी। ऐसी जो अथॉरिटी होती है वो राज्य सरकार बनाएगी जो इन चीज़ों को मैनेज कर सके। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, कंपनी जिस
प्रदेश में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चला रही हो, उपभोक्ता विभाग को वचन पत्र भेजेगी जिसमें वह दिशा निर्देश पालन करने का वचन देगी और अपने बिजनेस की जानकारी समय समय पर देती रहेगी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल और रेगुलेशन हैं ये 9 सितंबर 2016 को जारी किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ सही है नेट मार्केटिंग में और क्या चीज़ गलत है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो कि 28 दिसंबर 2021 को जो रूल बना है, यानी जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने बना के तैयार किया है, जो कि गवर्नमेंट ने लीगल तौर कानून बना के तैयार किया है, उसकी वीडियो में आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।